बहुत शुक्रिया जितेंद्र वाधवानी साहब और दिव्या वाधवानी जी। मैं अंग्रेज़ी में बिल्कुल बच्चा हूँ और इस बच्चे को चीफ गेस्ट बना के बिला वजह बैठाया है। मुझे कहीं और जाना था, एक अवार्ड फंक्शन में, फिल्म सिटी में है, टाइम यही है उसका भी, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत का ऐसा जाल है जिसमें मैं फंस गया हूँ और आना ही पड़ा मुझे। और बहुत दिनों से ये चल रहा था सिलसिला, तो खैर नहीं, मुझे आना भी चाहिए था। ये परिवार जो है पूरा, इनकी बेटी और ये दोनों और इनकी मम्मी, मैं इनके घर भी गया था, तो बड़ा एक पारिवारिक रिश्ता हो गया है। आप लोग हिंदी समझते हैं ना? क्योंकि ये बुक जो है अंग्रेज़ी में है और बड़ा टेढ़ा सा नाम है इसका, कुछ देख के भी पता नहीं ठीक से पढ़ पाऊँगा मैं नहीं। फाउंड इनफ अबाउट रेयरिटीज़, ठीक पढ़ा मैं? अच्छा, हाँ, इस पर तालियां बजा सकते हैं आप कि बच्चे ने अंग्रेज़ी सही बोली। तो ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है फियर, और ये कहानी जो भी है ये डर की कहानी है। मैं फिर से ये कहूँ कि सिंधी समाज जो है वो बिज़नेस से जाना जाता है और आशाराम बापू से भी जाना जाता है, लेकिन थोड़े दिनों में जितेंद्र वाधवानी भी अपने समाज का बड़ा हवाला बनेंगे, ऐसी उम्मीद है। 5 साल पहले हमने इनके पहले नावल का यहाँ पे विमोचन किया था, उसमें भी मैं था, और 5 साल के बाद ये दूसरा नावल लिखा है इन्होंने। आज का ज़माना जो है वो रिमोट से चलता है, सब कुछ रिमोट से चलता है। हम बटन दबाते जाते हैं, मंज़र बदलते जाते हैं, कहाँ रुकना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वो फटाफट हम तय करते हैं और बढ़ते जाते हैं आगे। लेकिन कहानी और शायरी रिमोट से नहीं चलते, ये वक्त मांगते हैं, बहुत वक्त मांगते हैं, बल्कि आलसी और बेकार होने का तकाजा करते हैं। जब तक आप आलसी ना होंगे, बेकार ना होंगे, कहानी नहीं लिख सकते, शायरी नहीं कर सकते, पेंटिंग नहीं बना सकते, अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। एक बंदा था बहुत पहले, वो भी अंग्रेज़ ही था, बचपन में पढ़ा था तो याद रह गया, जेम्स वाट नाम था उसका। वो अपने घर में, अपने किचन में, भाभी जब खाना बनाती थी उसकी, तो भाभी के पास चूल्हे में घुस के बैठा रहता था। भाई उस पर बिगड़ता था, कुछ करता नहीं है, आवारा है, बेकार है। भाभी सपोर्ट करती थी, करेगा करेगा, तो ये बैठा रहता था आलसी और बेकार सा एक नौजवान जिसका नाम जेम्स वाट था। जाने कितनी बार वहाँ बैठ के उसने पतीली, समझते हैं आप लोग, जिसमें खाना बनता है, समझते हैं पतीली? तो पतीलियों के जो ढक्कन होते थे वो जब भाप ज़्यादा होती थी तो वो उठते थे, फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे। जाने कितनी बार देखा होगा उसने। उसको देखने के लिए उसने बेकारी और आलस की ज़रूरत होती है, और एक पॉइंट पर आकर आप उसको, वो आपके सेंस में वो चीज़ आती है कि ये है क्या, जिसको एहसास कहते हैं उर्दू में। जाने कितनी बार देखा होगा, लेकिन एक बार अचानक उसने महसूस किया कि यार ये जो भाप से उठ रहा है, गिर रहा है ढक्कन, इसमें ताकत है, इसमें पावर है। और उसने पहला भाप का इंजन बनाया था।
जिसका नाम था जेम्स वाट। तो उतनी ही बेकारी और आलस लगी होगी इस नावल को लिखने में, जितेंद्र भाई बताएंगे जब यहाँ आएंगे। तो अरस्तु ने कहा था कि देखे हुए को दिखाना आर्ट नहीं होता। ये सब बातें ऊपर से जा रही हैं या नीचे कान में जा रही हैं? बहुत हलचल हो गई है। नहीं, कोई बात नहीं, घर की महफिल है, कभी भी आइए कभी भी जाइए। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अरस्तु ने कहा था कि अशिया का यानी वस्तु का, वस्तुओं का, पता नहीं वस्तु समझते नहीं आप लोग, चीज़ों का टूट जाना बड़ा हादसा या बड़ा नुकसान नहीं होता। हमारे सपनों का टूट जाना बड़ा नुकसान होता है, बड़ा हादसा होता है। तो ये जो शायरी है, ये जो कहानी है, मैं बचपन में मुझे नावल पढ़ने का बड़ा शौक़ था। जितेंद्र भाई, टाइम है मेरे पास बोलने के लिए? अच्छा, अब मेरे सिवा कोई है भी नहीं बोलने वाला, तो अब मजबूरन आपको सुनना ही पड़ेगा। बोर होने लगे तो बता दीजिएगा, मैं कहीं और भी जाना है मुझे। जी, थैंक यू। तो जैसा मैंने बताया कि अरस्तु ने कहा था कि वस्तुओं का, चीज़ों का टूट जाना बड़ा हादसा या बड़ा नुकसान नहीं होता, हमारे सपनों का टूट जाना बड़ा हादसा या बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो शायरी है, ये जो कहानी है, ये जो जितनी भी कलाएं हैं, ये हमारी जितने भी आर्ट्स हैं हमारे, ये हमें उन सपनों को जोड़ने का तरीका बताते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि नए ख्वाब दिखाने पर भी हमें उत्तेजित करते हैं या तरगीब देते हैं। उर्दू लफ्ज़ है जिसे मैं नहीं बोलना चाह रहा था, तरगीब देते हैं। तो ये जो जितेंद्र वाधवानी साहब ने ये जो काम किया है, ये बड़ा काम किया है। अरस्तु ने ये भी कहा था कि देखे हुए को दिखाना आर्ट नहीं होता, देखे हुए में जो अनदेखा है उसे दिखाना आर्ट होता है। जहाँ चाहें आप ताली बजा सकते हैं, जहाँ समझ में आ जाए। हाँ, मैं नहीं कहूँगा, आपको जहाँ लगे बजा सकते हैं। तो ये जो शायरी है, ये जो पेंटिंग है, ये जो कहानी है, ये हवा में नहीं होता। जो राइटर है वो इसी समाज में रहता है, इसी दुनिया में रहता है, उसके भी वही सुख दुख हैं जो समाज के हैं, जो दुनिया के हैं। फ़र्क ये है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मीर एक बहुत पुराने शायर थे, गालिब से पहले, बहुत बड़े शायर थे उर्दू के। उन्होंने कहा था कि सरसरी तुम जहान से गुजरे। सरसरी मतलब कैजुअली, है ना, ऐसे ही गुजर गए, कुछ ध्यान नहीं दिया। कहता है कि सरसरी तुम जहान यानी दुनिया, हम सब यहाँ आए हैं, गुजर जाएंगे। सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा यानी जगह। सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहाने दीगर था। दीगर यानी और, मतलब हर जगह पर एक और दुनिया थी जो आपने देखी नहीं, आप सरसरी गुजर गए। तो जो राइटर होता है वो सरसरी नहीं गुजरता। वो जो कुछ भी घट रहा होता है उसके घर में, उसके अपने वजूद में, उसके समाज में, उसके मुल्क में, उसकी दुनिया में,
जो भी घट रहा होता है उस पर सिर्फ उसकी नज़र ही नहीं लगी होती, उसका दिल भी लगा होता है। उसको महसूस करता है वो, और फिर उसको लिखता है। चीज़ें हवा में नहीं होती हैं, वो पकती हैं उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में पकती हैं, फिर वो उसको लिखता है। ये कहानी भी हवा में नहीं लिखी गई होगी, ये ज़रूर इन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, उसको महसूस किया होगा, और वो सालों इनके जहन में पका होगा, फिर लिखा होगा इन्होंने। अगर इन जो कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, अगर उनको देखा जाए तो ये कहानी सिंधी समाज की भी हो सकती है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर जो हैं वो पैसे में बहुत बड़े हैं, बिजनेस, हाँ, बड़े कारपोरेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बैंकर हैं, फाइनेंसर हैं, इन्वेस्टर हैं। लड़का जो है जिसका नाम रैक है, ये सब बड़ी मुश्किल से याद किया मैंने। ये जो रैक है ये बड़ा पैसे वाला है, इन्वेस्टर है, बैंकर है, लेकिन इंसान तो वो भी है, दिल उसके पास भी है। एक लड़की की उसे ज़रूरत है, ऐसी लड़की जो उसे लगे कि हाँ ये मेरे लिए यही है। बहुत सारी लड़कियां हैं उसकी ज़िंदगी में जो आती हैं जाती हैं, छोड़ता है पकड़ता है, लेकिन एक ऐसी लड़की की तलाश है जो उसे खुद पकड़ ले। वो लड़की आधी अंग्रेज़ है, आधी हिंदुस्तानी है, शायद रीचल नाम है उसका, है सही बोला मैं? अच्छा। और उसका जो सरनेम है वो है रैमसी। थोड़ा सा उसको चेंज करें तो वो राम से हो जाता है। तो हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो रामसे से कितना घबराते हैं, कितना डरते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लड़का डरा नहीं, और उस लड़की से मोहब्बत होती है, दोनों को मोहब्बत होती है। एक पॉइंट पे दोनों शादी करते हैं। शादी करने के कुछ दिनों के बाद, ये कहानी तो शायद आपको बतानी चाहिए थी, या मैं बता रहा हूँ, ठीक बता रहा हूँ? अच्छा। तो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद लड़के की ज़िंदगी में जो उथल पुथल शुरू होती है, जो तबाही मचती है, उसके जो नुकसानात शुरू होते हैं, आर्थिक नुकसान भी, और भी बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे हादसे, बहुत सारी घटनाएं उसकी लाइफ में शुरू होती हैं। उसको लगता है कि मैं कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूँ। शायद वो कलाम साहब का वो जो वाक्य है, जो जुमला है, उसको याद आ गया होगा कि सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो खुली आंखों से सपना देखने लगता है, हादसा हो रहा है, घटना हो रही है, उसको लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, फिर रियलाइज़ करता है नहीं ये सपना नहीं है, ये तो सचमुच हो रहा है। तो ये घटनाएं शुरू होती हैं उसकी ज़िंदगी में। अब वो कहीं कहीं कुछ हॉन्टेड भी है, हॉरर भी है। उसे लगता है कि ये लड़की कहीं कोई पुराने जन्म का मुझसे बदला नहीं ले रही है, जो कुछ हो रहा है शायद ये लड़की ही कर रही है। तो ये इसमें सस्पेंस है, हॉरर है, थ्रिलर है, ड्रामा है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो मतलब पूरा मसाला एक जो नावल में होता है, जो आपको बांध के रखता है। तो कसी हुई कहानी है, बिना पढ़े कह रहा हूँ, सुन के कह रहा हूँ। सुनना भी पढ़ने जैसा ही होता है। तो अंग्रेज़ी पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरी बेटी पढ़े, बच्चे हैं मेरे अंग्रेज़, वो पढ़ के बताएंगे। तो इस तरह से ये कहानी चलती है। और ख़ास तौर से जो इस कहानी की गहराई है, वो गहराई ये है कि जो अंदर का डर होता है, जिसको फोबिया कहते हैं, पानी से डरना, ऊंचाई से डरना, रात से डरना, लिफ्ट से मैं भी आजकल डरने लगा हूँ जब से मोटा हो गया हूँ। हाँ, 2-3 साल से ऐसा हो रहा है।
कि कहीं बंद ना हो जाए तो मैं सांस नहीं ले पाऊँगा, यानी कुछ ऐसा हो रहा है अंदर से। और आपको बताऊं कि बहुत बड़े शायर और हमारी फिल्मों में बहुत बड़े गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब, आप सब जानते ही होंगे। साहिर साहब हवाई जहाज़ से बहुत डरते थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी जहाज़ का सफ़र ही नहीं किया, हमेशा कहीं जाना होता तो ट्रेन से ही जाते थे, कभी जहाज़ का सफ़र नहीं किया। तो ये जो अंदर का डर है और जो बाहर जो घटनाएं हो रही हैं, उस अंदर के डर से वो लड़का कैसे लड़ता है और ये जो उसके साथ हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे वो कैसे बाहर निकलता है, ये है कहानी जो आपको मज़ा देगी और कहीं ना कहीं आपको जोड़ेगी अपने आप से। इससे ज़्यादा बता नहीं सकता, क्लाइमेक्स वैसे भी बताना नहीं चाहिए। और मैं विक्रम भट्ट साहब से भी कहूँगा कि ये पढ़ें, हो सकता है उनके काम आए तो उसको उस पर फिल्म बनाएं, वेब सीरीज़ बनाएं। तो एक कॉपी विक्रम भट्ट के लिए भी दीजिएगा आप मुझे, तो मैं उनको पहुंचा दूंगा। तो ये सब मामला है। आप ये किताब ख़रीदें और अपने दोस्तों से, अपने सर्कल में, अपने जहाँ जहाँ भी पहुँचा सकें इस किताब को पहुँचाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं वो रिमोट का ज़माना है। इस ज़माने में तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में दिल भी है। जैसे जिस्म के दूसरे सारे पुर्जे हैं, अपना अपना काम करते हैं, इसी तरह दिल भी खून सप्लाई करने के काम आ रहा है। दिल का एहसास तब होता है जब हम कहानी पढ़ते हैं, जब हम शायरी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब हम मोहब्बत कर रहे होते हैं, तब पता चलता है कि दिल खून की सप्लाई के अलावा भी इसके और काम हैं। तो ये जो और काम है ना, शायरी, कहानी, पेंटिंग, ये सब जितनी भी कलाएं हैं ना, ये जो और हैं यहाँ से शुरू होते हैं। ये तो ये कहानी और शायरी, ये हमारे दिलों को ज़िंदा और ताज़ा रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी है। आप खूब पैसे कमाएं, कारोबार करें, लेकिन एक खिड़की कला के लिए भी खुली रखें। एक गली ऐसी भी अपनी ज़िंदगी में रखें। जब आप बच्चे थे, घूमते फिरते थे, तो कभी कभी आवारगी भी बहुत ज़रूरी है। आवारगी का मतलब बदचलनी नहीं है, आवारगी का मतलब घूमना फिरना है। अपने बचपन में जाइए, जो आपको पसंद है उन चीज़ों से, उन इंसानों से मिलिए, उन जगहों पे जाइए। तो कहानी भी पढ़ते रहिए, शायरी भी पढ़ते रहिए। मेरी भी 3 किताबें हैं, ये वाधवानी जी दोनों लिंक आपको दे देंगे। मेरी किताबें भी मंगाइए आप, और ये किताब भी पढ़िए। बस हो गया कि और कुछ बोलूं? हो गया ना? बहुत शुक्रिया। कुछ शेर सुन लीजिए फ्री में। शायरी सुनाने के पैसे बहुत लेता हूँ मैं, फ्री में सुना देता हूँ अब आया हूँ तो, ताकि आप लोगों को थोड़ा मज़ा आ जाए। शायरी का अलग ही जादू होता है। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। धूप मायूस लौट जाती है। देखिए धूप कैसे, धूप भी लड़का ही है शेर में।
कैरेक्टर कैसे बनती है ये धूप। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। नहीं समझे शेर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। शुक्रिया। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर।